बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया भर में पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच की फाइनल मैच की जो है वो ख़बरें चल रही हैं और उस पर ही बहस चल रही है कि पहली दफ़ा दुनिया ने देखा कि खेल के मैदान में कमदर्फी का मुजाहरा किया गया भारत की तरफ से और भारतीय कप्तान ने जो है ACC के चेयरमैन से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। ये वो लम्हा था जब दुनिया देख रही थी कि इंडिया ने मैच तो जीत लिया, लेकिन जब बात आती है ज़र्फ़ की, जब बात आती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, तो वहाँ पे दुनिया ने देखा कि किस तरह जो है वो कमज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए ये हरकत की गई और इसे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसे कंडेम किया जा रहा है और इसे एक नई मिसाल जो है वो इसको करार दिया जा रहा है। और फिर जब सहाफ़ी ने सवाल किया कैप्टन से, इंडियन कैप्टन से, उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने भी आपने देखा कि किस तरह वो अपने मैनेजर से पूछते हैं कि इसका जवाब देना है कि नहीं देना, और फिर उससे जो है वो सवाल को टालने के लिए जो है वो सहाफ़ी पर सवाल किया कि आपने इतने सारे सवाल कर दिए, मुझे पता नहीं चला कि ये सवाल है क्या। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह नाज़रीन कि पाकिस्तानी टीम ने मैच खेला और पाकिस्तानी टीम ने फ़ाइट की। गो के हम मैच लूज कर गए, लेकिन तमाम प्लेयर्स ने जो है अपना रोल प्ले किया और मैच को इस हद तक फंसाया कि जो है वो इंडिया के लिए ये मैच जीतना मुश्किल हो गया था। इस सारी सूरत पे बात करेंगे। और अब क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है, क्या ऐसे ही ट्रेडिशन जो है वो जारी रखी जाएंगी, ऐसी ही हरकतें जो है वो जारी रखेंगे। और फिर आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि इस खेल के मैदान में भी जो है वो इंडिया मार्के हक को नहीं भूला और जो उसे इबरतनाक शिकस्त हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान ने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी थी, नरेंद्र मोदी ने उसे भी याद रखा और अपनी टीम को मुबारकबाद देते हुए संदूर का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑपरेशन संदूर का। ये वो लफ्ज़ है, ये वो ऑपरेशन है जो अब भी माथे के कलंक का टीका है इंडिया के लिए कि इस ऑपरेशन संदूर में उसे इस तरह शिकस्त हुई कि आज भी याद है। और फिर मोदी सरकार जो है वो UNGA में भी नहीं गए, इसी हजीमत को छुपाने के लिए, इसी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उन्होंने UNGA में भी अपनी तकरीर नहीं की और वहाँ भी नहीं गए। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई और ये जो कमज़र्फ़ी का मुजाहरा किया गया है भारत की तरफ से, इसका असर क्या पड़ेगा। हमें ज्वाइन किया है खालिद महमूद साहब ने। आप साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और महीश शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपने बड़े अहम मैचेस जो है वर्ल्ड कप तक जो है आपने खुद कवर किए, खुद आंखों से देखा कि क्या सूरत चलती रही। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सर। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले मुझे बताइएगा कि शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले मुझे ये बताइएगा सर कि जो मैच आपने देखा कल, बड़ा अच्छा मैच था, जो है वो टीमें खेलें, ठीक है हार जीत होती है, लेकिन जो कमज़र्फ़ी का मुजाहरा किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे कि अब ये एक नई रवायत सेट हो गई है और ऑपरेशन संदूर के नाम पे जो है वो उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जब इसमें उन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई थी। देखिए, मेरा ख्याल है ये ट्रेडिशन जो सेट की ना जी सूर्या कुमार यादव ने, और उस वक्त की जब उसने हाथ नहीं मिलाया टॉस ड्यूरिंग टॉस सेरेमनी सितंबर 14, तो वहीं से हमें उनकी एक घटियापन की झलक हमें नजर आ गई कि ये क्रिकेटिंग फील्ड है, स्पोर्ट्स की फील्ड है, आप सारे चीजें भुला के आप स्पोर्ट्स की फील्ड पे आते हो और अगर आप इस तरह की हरकत करते हो तो यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल। आप ऐसी एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि आपको मतलब इन द लॉन्ग रन इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये ट्रेडिशन अगर सेट हो गई तो फिर अपने आप को भी आप तैयार रखें, फिर आपके साथ भी जो होगा वो देखा जाएगा कि आगे आपकी स्पोर्ट्स की फील्ड में आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत घटिया किस्म का ये हरकत थी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो बॉर्डर की चीजें यहां पे लेके आना चाह रहे हैं तो उसकी कसर तो मेरा ख्याल है पूरी आगे जब तक हम जिंदा हैं और जब तक ये रहती दुनिया है वो तो रहेगी। वो तो आपने भूलना नहीं है, ना हम कोई भूलने देगा, उसको आप छोड़ दें। ये स्पोर्ट्स की फील्ड है जी, यहाँ पे सियासत नहीं चलती। अगर सियासत आप लेके आए हो तो सियासत का अंजाम फिर बहुत बुरा होना है। और साथ ही मैं जरूर कहता चला हूं जी कि उसका अंजाम क्या हुआ। आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया जब ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई, जब ट्रॉफी देने की बारी आई। उन्होंने कहा अगर मैं ACC का हेड हूं, मेरा हक है ये ट्रॉफी देना, अगर मेरे से नहीं लेंगे तो उनको ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये देखें, ये फिर उसका अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब आप इस तरह की हरकत करते हैं
तो फिर अपने आप को भी आप तैयार रखें, फिर आपके साथ भी कुछ हो सकता है। और अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना है। और अगर कल पाकिस्तान जिस तरह मैच पाकिस्तान ने जीता हुआ था, अगर वो पाकिस्तान मैच जीत जाता, फिर आप देखेंगे क्या होता है। खैर वो बात अलग है, लेकिन ये जो हरकत है और ये जो बात है, ये मैं सच कह रहा हूं आपको कि इन्होंने एक स्पोर्ट्स की फील्ड में सियासत को लाके और टोटली, जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह की वो पोस्ट मैच मीडिया टॉक की और उस जो खासकर स्टेज पे आके बोले, इंतहाई घटिया और मैं लो लेवल की हरकत है जो कभी स्पोर्ट्स की फील्ड में देखी नहीं जा सकती। खालिद साहब, मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी मैच देखा, आप खुद जो है वो पीसीबी के हेड रहे, आपने खुद जो है वो टीमों को लीड किया और आपकी ज़ेरे सरबराही जो है वो टीमें खेलती रहीं, लेकिन कभी आपने ये देखा होगा सर कि खेल के मैदान में जो है वो पॉलिटिक्स आए और उसे संदूर से जो है वो लिंक किया जाए, हालांकि उस संदूर का जो कलंक का टीका है वो भारत को याद रहेगा सर। बहुत मेहरबानी। मैं आप मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि बहुत ही घटिया हरकत है, बड़ी शर्मनाक हरकत है, बड़ी अफसोसनाक हरकत है। जितना भी इसको कंडेम किया जाए, जितना बुरा भला कहा जाए, वो नाकाफ़ी है। लेकिन उससे आगे बड़े सवाल ये पैदा होता है, ये नुकसान किसी मुल्क का नहीं है, यानी पाकिस्तान को उन्होंने क्या नुकसान पहुँचा दिया ये हादसा मिला के या कुछ करके। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो क्रिकेट का हो रहा है। मैं अक्सर तबसरे सुनता हूँ और मुझे बड़ी हैरानी सी होती है कि क्रिकेट के साथ जो मामला हुआ है, जो क्रिकेट की रवायात को पामाल किया गया है, जो क्रिकेट के आला और अच्छे असूल थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई है हर तरीके से। तो ये जो नुकसान है उसके बारे में कौन निशानदही करेगा? निशानदही मैं समझता हूँ सबसे पहले करने की जिम्मेदारी एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की है, जो ये चैम्पियनशिप करवा रही थी, एशिया कप करवा रही थी। तो शुरू से ही ये नज़र आ रही थी, जो स्कूल मैचेस हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया गया। तो मेरा सवाल ये है कि एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? उनको तो फ़ौरन उसका नोटिस लेना चाहिए था, बल्कि इससे पहले भी उनके बयानात इंडिया के बोर्ड की तरफ से, मीडिया की तरफ से में बातें आ रही थी कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो वहीं पे नोटिस लेना चाहिए था। अगर मेरा ताल्लुक़ होता एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से तो मैं वहीं हंगामी इजलास उसका तलब करता, तमाम मेंबर्स को इकट्ठे करते और उनके सामने ये सूरत हाल रखते कि जी देखिए एक मुल्क जो है तुला हुआ है क्रिकेट की रवायात को पामाल करने के, क्रिकेट का नाम बदनाम करने पे, क्रिकेट में सियासत को लाने पे, तो इसका इलाज करना चाहिए, इसका बंदोबस्त करना चाहिए। वो कोई चीज़ नहीं हुई, हमने सब कुछ देखा, बर्दाश्त किया, चलता रहा ताकि फाइनल की नौबत पहुंची और उसमें उन्होंने आखिरी ये चीज़ हरकत कर दी, शर्मनाक हरकत कर दी कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो उसके बाद भी क्या हुआ है, ये कोई सज़ा नहीं उनकी कि जी ट्रॉफी मेरे हाथ से नहीं लोगे तो फिर ट्रॉफी तुम्हें मिलेगी नहीं। सज़ा उनकी ये थी कि उनके बारे में कार्रवाई की जाती, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बारे में कार्रवाई की जाती, उनके खिलाड़ियों के बारे में कार्रवाई की जाती और ना सिर्फ एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की सज़ा पे कार्रवाई की जाती, बल्कि ये मामला आगे जाके ICC में उठाया जाता कि आप किस किस्म का बैनुल अक़वामी अदारा है कि आपके मेंबर ममालिक ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पे की जाती और ये करने के लिए ज़रूरी था कि इसके लिए मुनासिब लॉबी की जाती। आखिर ICC में निरे जयशाह तो नहीं बैठे हुए, ठीक है वो चेयरमैन है और मैं चूँकि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह रहा हूँ, मुझे पता है कि चेयरमैन की क्या वक़्त होती है। सारा जो होता है कंट्रोल वो मेंबरान के पास होता है। अगर एक तरफ 6-7 मेंबर किसी चीज़ पे इकट्ठे हो जाएं तो फिर चेयरमैन क्या कर सकता है। तो हमें चाहिए था कि हम ऑस्ट्रेलिया जो फाउंडिंग मेंबर है, इंग्लैंड जो फाउंडिंग मेंबर है और उसके साथ न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, सारे ममालिक हैं जो बड़ी अरसे से, यानी ये मुल्क वो हैं जो हमसे कई साल पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं और ICC के मेंबरान हैं, उनके सामने मामला रहा है और हमने अपनी जिम्मेदारी खुद भी अदा कोई नहीं की कि उनको एक्सपोज किया जाए, इंडिया का मकरूह और शर्मनाक किरदार जो है वो दुनिया के सामने लाया जाए। हम अपने मुल्क में बैठे ही बयानबाजी कर रहे हैं और इस किस्म के मुज़ाकरे कर रहे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अमली तौर पे हम क्या कर रहे हैं? मुझे तो बड़ी सख्त अजियत होती है सारी सूरत हाल पे। बिल्कुल, अमली तौर पे जो है वो क्या इस पर कार्रवाई हो सकती है। आप हमारे साथ रहिए सर, मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद साहब, ये एक पॉइंट उन्होंने उठाया है कि इस पे अब इंडिया के खिलाफ कार्रवाई क्या हो सकती है। मजीद शाह साहब, जैसे अब इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली और ट्रॉफी नहीं दी गई उसके जो है वो रद्द-ए-अमल में, तो जैसे खालिद साहब ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। ICC जो है वो एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, और सारी क्रिकेट वही सारा उससे खेली जा रही है। तो क्या ICC जो है वो कोई नोटिस ले सकती है, कार्रवाई हो सकती है, और क्या हो सकती है सर? देखें जी, खालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की और होता भी इस तरह ही है। इफ़ योर एक्शन इज बाउंड टू ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू द गेम, तो फिर आपको एक्शन वही लेना चाहिए। जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने पहले दिन जो हरकत की थी, अगर ACC वहीं से पकड़ते और ICC वहीं से पकड़ती और ये सारा फिर कंट्रोवर्सीज रनिंग अप टू द फाइनल ऑफ द एशिया कप ये ना होती, और वहीं पे ये सारा सिस्टम खत्म हो जाता। वहीं पे उसको कॉल ऑन करते, कोई इंक्वायरी कमेटी बनाते, कोई एक्शन लेते उसके खिलाफ, ताकि इस सारा जो कंट्रोवर्सी एक से बढ़ के एक, आप रोजाना देखें ना, हम 3 मैचेस खेले, हर मैच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, तो ये सारा चीज ना होती। लेकिन बात ये है कि आजकल ICC तकरीबन इंडियन लॉबी के हाथ में है। आपको पता है कि लॉज, जो क्रिकेट के लॉज हैं वो MCC करती है, फिर उनकी लॉज की कमेटी है। ये सारा जो ICC के लॉज के अगेंस्ट है, इस तरह के जस्चर और इस तरह की बातें करना और इस तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ये सारा क्रिकेट के लॉज के खिलाफ है। और एक्शन तो ही होना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। और एक्शन मैं नहीं समझता कि जितनी स्ट्रांग लॉबी इंडिया की है, कोई एक्शन लेने देंगे, ऐसा एक्शन कि जिससे कम से कम एक प्रेसिडेंट सेट हो कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो ऐसी जुर्माना कर देना 20%, 30%, 40%। ये कोई मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा ये वो एक्शन नहीं है जो खासकर सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। लेकिन पाकिस्तान की बात भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात भी करूंगा और ACC की भी बात करूंगा। ये मामला बड़ा मतलब है सख्त और बड़ा एक मैं कहता हूं कि सॉलिड रीजनिंग के साथ उठाना चाहिए। ICC की मीटिंग जो नंबर में हो रही है उसके उनके भी आगे, और अपने तहीं भी ACC के स्टेज की बात कर रहा हूं। खुद चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, इसके लिए कोई कमेटी बनाएं, इंक्वायरी कमेटी बनाएं, कोई एक्शन लें, खुद भी एक्शन ले सकते हैं। कोई इसको पूरी इंक्वायरी कराएं कि ये किया किस तरह, किसने इनिशिएट किया, और इसकी इम्प्लीकेशन आगे अगर हमने इसको रोका नहीं तो ये आगे जाके क्या होगा। एक जरूर एक यहाँ छोटी सी बात मैं करता चलूं जी, कि देखें जो क्रिकेट है जरूर इंडिया पैसा जनरेट करता है, बहुत ज्यादा पैसा जनरेट करता है, लेकिन इंडिया के पैसा जो जनरेट करना, फाइनेंसेस जनरेट करना विदाउट पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये ACC में ACC का एशिया कप खेले हैं, 3 मैच हुए हैं तो पैसा जनरेट हुआ है। अगर पाकिस्तान इसमें बाइकाट कर देता, बाहर हो जाता, एशिया कप न खेलता, तो शायद इसका मेरा ख्याल है 20% या 30% भी इनकम ना होती जो आज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इनकम होगी। तो पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट एक मेंबर है, ना सिर्फ ACC का बल्कि ICC का। पाकिस्तान का आज ओलंपिक हो रही है 2 साल 3 साल बाद, तो IOC भी ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जाके लॉस एंजलिस में हो, जो ओलंपिक जो इस दफा ओलंपिक में शामिल है क्रिकेट, वहां जाके हो। तो ये सारा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच पैसे जनरेट करता है, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को ना ICC डिनाई कर सकता है, ना ACC, ना कोई और फोरम पे इसको डिनाई किया जा सकता है। तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन एक्सर्ट करनी चाहिए और पाकिस्तान को ये मामला बड़ी सख्ती से उठाना चाहिए ICC के प्लेटफॉर्म पे कि इसके खिलाफ एक्शन ले और सवीर किस्म का एक्शन ले। ठीक है खालिद साहब, जैसे अभी बात हो रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, आप खुद हेड रहे हैं PCB के, कार्रवाई क्या हो सकती है? ICC जो है वो कैसे कार्रवाई कर सकती है, और इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा कि पाकिस्तान खुद जो है इनिशिएटिव ले ACC के थ्रू जाए, या खुद ICC जो है वो इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है? बहुत शुक्रिया। मैं तो मुख्तलिफ जो प्रोग्रामों में शामिल होता हूँ और सबसे सुनता हूँ, तो ICC को ऐसा कोई हवा बना के पेश किया जाता है जैसे कोई आसमानी मखलूक है जिस तक रसाई बड़ी मुश्किल है। मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, देखें किसी ज़माने में जब जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्त हुकूमत होती थी और ये सफ़ेद गोरी जो टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ जाके खेलते थे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई।
मैं उस क्रिकेट बोर्ड में था जिसने ये आवाज़ उठाई थी। उसके मरहूम हफीज़ कारजा साहब सरबराह थे और उन्होंने बांगे दोहल ऐलान किया था कि अगर इस तरह की हरकतें जारी रहीं तो हम आपकी ICC मेंबरशिप को भी छोड़ देंगे। ठीक है, आप एक नस्ल परस्त जो हुकूमत है उसके तहत जाके मैच खेलते हैं और काले लोगों को शामिल नहीं किया जाता, ये नहीं हो सकता। और वो बड़ा मुश्किल है ICC में जाना, और कैसे जाएंगे, हिंदुस्तान बड़ा पल्ला भारी है। अभी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप पाकिस्तान हिम्मत करें और पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है इंडिया को एक्सपोज करना और वहाँ पे बताना कि ये लोग क्या करते हैं, क्या शर्मनाक हरकतें करते हैं, तो कोई मुझे शक नहीं कि वो इसके खिलाफ एक्शन होगा। आप पूछ रहे हैं एक्शन क्या हो सकता है, तो एक्शन आपको मैंने जनूबी अफ्रीका की मिसाल दी है। जब वो अपनी नस्ल परस्ताना पॉलिसी से बाज नहीं आ रहे थे तो उनकी ICC की मेंबरशिप रुकनीत थी मनसूख कर दी गई थी। 2-3 साल तक उनकी रुकनीत ख़त्म रही। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, हम इस पॉलिसी पे नहीं चलेंगे, मेरिट पे जो भी आएगा, चाहे सफ़ेद हो या काला हो या कुछ भी, उस पे होना चाहिए, खिलाएंगे। तो ये तो बड़ा कुछ हो सकता है। हिंदुस्तान की रुकनीत मनसूख कर दी जाए और जब तक वो अपनी इन हरकतों से बाज आने का डिक्लेरेशन ना दें, वादा ना करें, तो कहाँ अकेले बैठ के क्रिकेट देखेंगे, कहाँ पैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो ये लोगों को एहसास ही नहीं है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए। और पाकिस्तान जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, अगर इस मामले में मौसर इकदाम नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ी खुशी से अपनी बेइज्जती कबूल की है, बड़ी खुशी से ये सारी हरकतें कबूल की है, तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल। विशाल साहब, पहले हमने जब शुरू हुई बैटिंग हमारी तो बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आया, बड़ी खुशी हुई कि अच्छा मैच हो रहा है, स्कोर बन रहा है, और स्कोर बन भी गया किसी हद तक। कोई 10-12 स्कोर और हो जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर जब मैच इंडिया की बारी आई तो फिर हमने देखा कि जी विकेटें गिर गई हैं, फिर हौसला बढ़ा, और फिर बाद में सूरत आपके सामने कि उन्होंने कैसे उस प्रेशर को सस्टेन किया सारा कुछ। तो जो कारकर्दगी है हमारी, जो हमारी प्लानिंग है, उस पर थोड़ा सा बताइएगा कि क्या बेहतर हो सकती थी। देखिए जी, कल का मैच हमने बिल्कुल अपने हाथ से छोड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। कल ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई थी कि वो बिल्कुल ये फाइनल अपने नाम कर सकता था और बड़ा इजीली कर सकता था। लेकिन यहाँ मैं ब्लेम करूंगा जी गेम अवेयरनेस को। देखें, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। चेंजिंग सिनेरियो में आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप जो पीछे से जी कोच ने कह दिया और कोच ने कहा जी बस इस तरह खेलना है, एग्रेसिव खेलना है, फलाना खेलना है, वो आप कंटिन्यू करें, वो आप समझें कि बस इसी तरह खेलना है और नहीं। भाई, जब आपने देखा कि 113 फॉर 1 था, आगे 2-3 विकेटें आपकी जल्दी गिर गई, तो वहाँ एग्रेसिव शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ आप जिस तरह आपने देखा कि इंडिया ने जिस तरह इंडिया के बैट्समैन की अप्रोच थी, खासकर तिलक वर्मा की जिस तरह की अप्रोच थी, वहाँ आपको गेम को थोड़ा स्लो करना होता है। ये हर एक गेम का असूल आजकल मॉडर्न डे हॉकी में, हर एक, इवन हॉकी में बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये असूल है। मॉडर्न डे हॉकी में आप जब दूसरा देखते हैं कि ऊपर नीचे 2 गोल आप पे हो गए हैं, तो आपको कहा जाता है, जो अच्छा कोच होता है वो आपको कहता है गेम को स्लो कर दो। वैसे हमारे कोच बड़े परेशान नजर आए हैं। वहां पे अगर आपने अगले 3 ओवर इंस्टेड ऑफ हिटिंग लॉफ्टी शॉट्स, अगर आप 1-2 इस तरह करके बनाते, 3 ओवर तक विकेट कोई ना गवाते, और 135-140 फॉर 4, 140 फॉर 4, और 3 ओवर 4 ओवर आपके पास बचते, आपने 170, 175, 80 तक स्कोर कर लेना था। ये होती है गेम अवेयरनेस। लेकिन हमारे प्लेयर्स को शायद इस मॉडर्न दौर की और मॉडर्न एरा की स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद नहीं। लेकिन कैसे आएगी सर? देखें ना, हमारा ठीक है, कोच पर हमने देखा परेशान था, सारा कुछ था, जो कोच ने कहा होगा वही इंप्लीमेंट हुआ। अब ना देखें, क्रिकेट में ना पैसे की कमी है, ना ऐसी कोई चीज कमी है कि आप जी स्पोर्ट्स स्टाफ नहीं रख सकते, आप कोई ऐसे लोग नहीं रख सकते जो इनकी मतलब है इनकी मेंटल ग्रूमिंग करें जो है जी, इनका स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ है, इनको ऐसे कोच भी आप ला सकते हैं जो इनको ये बताएं कि ये आप जो प्लान करके जाते हैं, हो सकता है मिडवे में आपको कुछ चेंज करना पड़े। और एग्जैक्टली ये रिक्वायरमेंट्स हैं आजकल की। ये अब नहीं है कि आप न समझे, और अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती तो मैं बिल्कुल श्योर था कि पाकिस्तान 180 करता। फिर हमारे चांसेस आए जब वो चेस कर रहे थे जी, बड़े हमारे पास अच्छा, और सबसे मैं कहता हूं बेहतरीन जो चांस था वो तिलक वर्मा का रन आउट होना। वहां रन आउट हो जाते
तो फिर पाकिस्तान मैच ये फंसा लेता और फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा चांस था कि मैच तो फंस गया था, लेकिन पे भी पाकिस्तान जीत जाता। खालिद साहब, प्लानिंग की बात हो रही है सर, अवेयरनेस की बात हो रही है, कहाँ कमजोरी आपने देखी मैच में? कहाँ पे गलत फैसला जो है वो कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से हुआ कि ये हम जीता हुआ मैच हार गए सर? बहुत शुक्रिया। कमज़ोरी तो मेरा हाल है, गिनती करना शुरू करें तो सुबह हो जाएगी। पहली कमज़ोरी तो ये है, आपका कप्तान बहुत ही कमज़ोर था। कप्तान लगता ही नहीं था, लगता था जैसे कोई तमाशा ही है, ऐसे बैठ के तमाशा देख रहा है। पहली कमज़ोरी ये थी। उसके बाद आप देखें कि कितना खूबसूरत स्टार्ट दिया हमारे 2-3 इब्तदाई खिलाड़ियों ने, और उसके बाद 33 स्कोरों में आपके 9 विकेटें चली गई। ऐसे लगता था कि वो सिर्फ तमाशा देखने आया है, वो बैटिंग करने नहीं आए थे। उनको कोई समझ ही नहीं थी कि हमने क्या करना है। बड़ी सीधी सी बात थी कि उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे थे, वो वाकई इस किस्म के स्पिनर थे कि अच्छे से अच्छे बैट्समैन को खेलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता, ख़ासतौर पे जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर था। तो वहाँ कमज़ोरी नज़र आई कि गालबन इन बेचारों को अच्छी स्पिन बॉलिंग खेलने को कभी मिली नहीं है, बिल्कुल ही किसी को तजर्बा नहीं था। वो आउट पे आउट होते चले गए। उसके बाद फिर हमारी बॉलिंग की बारी आई। बॉलिंग हमने बड़ी अच्छी शुरू में की, 3 विकेटें भी ले ली, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में आपने जो अंजाम देखा, जो खासतौर पे हारिस रऊफ साहब ने बॉलिंग की है, और मेरा ख्याल है 50 स्कोर दिया है उन्होंने। 4 ओवर भी पूरे नहीं किए थे, 2-3 गेंदें रहती थी, उसमें 50 देना, अब उसको मैं कहूँ कमज़ोरी थी, हमाकत थी, क्या थी, या बॉलिंग करनी नहीं आती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हुए होते या बिल्कुल घबराए हुए थे या जो भी थे। तो ऐसी सूरत में होता है, अच्छे से अच्छा बॉलर जो है कई दफ़ा अच्छा ओवर नहीं कर सकता, तो फिर कप्तान सोचता है कि सूरत फैसला करता है कप्तान कि चेंज कर देगा। आप इतनी तो तारीफ़ें करते रहते हैं साइम अयूब की, कि अगर वो बैटिंग नहीं कर सकता तो बॉलिंग तो अच्छी करता है। तो आप उसको देखते, उसको हदायत करते कि किस तरह उसने गेंद करना है। वो बजाय ज़्यादा स्पिन करने के वो गेंद को पुश करता ताकि तेज स्कोर ना हो सकता, कुछ ना कुछ हो सकता था। आखिरी ओवर हारिस रऊफ को देना इंतहाई हमाकत थी, बेवकूफ़ी थी। तो इसलिए ये तो कोई मेरा हाल है कोई इंतहाई नहीं है कमज़ोरियों की और ख़राबियों की। ठीक है सर, लास्ट कमेंट, हारिस रऊफ का आखिरी ओवर। नहीं देखें, हारिस रऊफ का 20 सेकंड वो ओवर 17 जिसमें रन्स दिए जी, वो बड़ा देखें। कल की जो पिच थी ना, ये दैट वाज नॉट मेंट फॉर फास्ट बॉलिंग, दैट वाज मेंट कि आप अपनी वैरायटी को थोड़ा यूज़ करें, स्लो बॉल कराएं, वैरायटी यूज़ करें, 6 मुख्तलिफ किस्म के बॉल कराएं, तब आप बैट्समैन को कुछ कर सकते थे। वो नहीं किया गया। और ये बात खालिद साहब की भी ठीक है बिल्कुल कि आपका कप्तान कहीं नजर नहीं आया, ना अपनी परफॉर्मेंस में, बिल्कुल सर, ना कप्तानी में। शाह साहब टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे लेने की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी, क्या रुख इख्तियार कर सकती है। मसला फ़लस्तीन जो है वो हार्ड टॉपिक है, और जैसे कि आपने देखा कि UNGA के इजलास में भी जो है वो मसला मसला फ़लस्तीन जो है वो छाया रहा, और उस पर बात की जाती रही। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी उस पर बात की, ईरान में भी बात की, सऊदी ने भी बात की, बाकी ममालिक ने भी उस पर बात की, और बात ये निकल रही है नाज़रीन के वहाँ पर फ़लस्तीन में कोई ऐसी फ़ोर्स जो है वो तश्कील दी जाए जो वहाँ पर अमन की गारंटी दे, अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करे। अब ये फ़ोर्स जो है वो क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, और फिर हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो है बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सरदार मसूद अहमद खान साहब ने। आप साबिक सफ़ीर हैं, साबिक प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, उनसे बात करने जा रहे हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, UNGA का इजलास आपने देखा, फिर जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है इस्लामिक कंट्रीज़ के सरबराहान से, वो भी आपने देखी, और फिर जो एक टास्क फोर्स, एक अमन फोर्स की बात की जा रही है। सर, क्या लगता है आपको कि ये टास्क फोर्स या अमन फोर्स जो है बन पाएगी? देखिए, टास्क फोर्स या उसे कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी फोर्स जी, तो जो सिक्योरिटी फोर्स है वो एकदम नहीं बनेगी। मेरा मतलब उसकी बारी बाद में आती है। सबसे पहले तो ये है कि गजा में जंग बंद करवाई जाए और मुस्तकिल जंग बंदी करवाई जाए। दूसरे ये कि इसराइल को आमादा किया जाए कि वो गजा से पीछे हटे जी, और तीसरे ये कि जो हॉस्टेजेस हैं हमास की हिरासत में वो वापस आए। तो ये है इसके बुनियादी इक़दाम। और फिर जो है इसराइल ये वादा करे कि वो मगरबी किनारे को या मकबूजा फ़लस्तीन को अपनी सरजमीन में या अपनी टेरिटरी में ज़ब्त नहीं करेगा।
और इसी तरीके से ये है कि वो जिस किस्म की धमकी दे रहा है कि गजा के ऊपर कब्जा करके वहाँ गैर कानूनी आबादकारी करना चाहता है, जैसा कि उसने मकबूजा फ़लस्तीन में की हुई है। तो जब ये मरहले तय हो जाएंगे और फ़लस्तीन का कोई नक्शा उभरेगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और आलमी रायमा की ख्वाहिशात के मुताबिक, तो उस वक्त दूसरा मरहला आता है कि वो जो रियासत फ़लस्तीन है उसके दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सलामती के लिए एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए। और वो सिक्योरिटी फोर्स अगर बनेगी तो उसमें यकीनन पाकिस्तान शामिल होगा। हमारा इस खत्ते का तजुर्बा भी है, सऊदी अरब का, उसके बाद उर्दन का भी तजुर्बा है, और वहाँ ये फोर्स बन सकती है जिसमें अरब ममालिक के ट्रूप्स मौजूद होंगे और यकीनन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक भी उसमें शिरकत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है खलीजी रियासतें भी वो। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये चीज़ ज़ेरे गौर आएगी। ठीक, लेकिन सर जो अभी सूरत बन रही है, अभी तो जारी बात है 149 ममालिक जो है वो फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम कर चुके हैं और उसे मान चुके हैं, लेकिन ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है वो कोई चेंज होती नज़र नहीं आ रही। ट्रंप फरमाते हैं कि जी मैं तो जब चाहूँ मसला ये हल कर सकता हूँ, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो आप नहीं समझते सर कि ये जो प्रेशर है दुनिया का ये ऐसे ही बरकरार रहेगा, ये बढ़ता जाएगा कि अमेरिका भी एक दिन मजबूर होगा कि इस मसला को हल किया जाए? जो 8 सरबराहान हुकूमत सदर ट्रंप से मिले थे जनरल असम्बली के इफ्तिताई इजलास के बाद, तो उसमें उन्होंने जो अपना मुकदमा पेश किया था और उसके बाद जो स्टीव विटकॉफ जो एनवॉय हैं, स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन द मिडल ईस्ट, उनकी तरफ से जो एक खाका दिया गया है एक अमन और सलामती के प्रोग्राम के लिए, उससे ऐसे लगता है कि सदर ट्रंप आमादा हैं कि अपनी पोजीशन में लचक पैदा करें। अच्छा, वो एक तफसीली रोड मैप दिया हुआ है जिसमें ये तमाम इक़दाम जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो मौजूद हैं। और जो 8 सरबराहान हुकूमत थे ये इस्लामी मुल्कों के, उन्होंने भी बड़ी भरपूर वकालत की और सदर ट्रंप ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में कोशिश करेंगे। वो अमन का इनाम लेने के ख्वाहिशमंद हैं और उसमें उन्हें पता है कि सबसे बड़ा मरहला जो है वो ये मसला फ़लस्तीन है, और अगर इसे हल करवा दें तो वाकई लोग जो है उनकी रस्म ताजपोशी कर देंगे और उनको जो है अमन का पैगाम करार दे देंगे। सिद्धार्थ साहब, उसके इशारे मिलते हैं कि उन्होंने बजट का मुजाहरा किया है। अभी जो है कुछ ये पिछले 24 घंटे में उनसे सवाल किया गया है कि क्या इसराइल जो है मगरबी किनारे को मुंसलिक करेगा, तो उन्होंने उसकी तरदीद की और कहा कि वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त इसराइल के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ताकत है, जैसे कि आपने कहा 3/4 अक्सरियत अक़वाम मुत्तहिदा अरकान की फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुकी है। तो बैनुल अक़वामी दबाव भी है और दुनिया के शहरियों का दबाव भी है, और अगर अमेरिका इसमें अब भी सोच विचार कर रहा है तो हमारी सलाह ये है कि वो जल्द अज जल्द इसराइल की इस जंग को रोके, और ये जो उन्होंने खाका स्टीव विटकॉफ ने दिया है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू करवाए। सिद्धार्थ साहब, जैसे आपने देखा कि यूएनजी के इजलास में मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो है वो एब्सेंट थे, उनकी जगह जो है वो खिताब किसी और ने किया, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है सर इस मुलाकात को, और इस जो एक्टिविटी चल रही है सर, जैसे पहले फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को का इस्तकबाल किया गया वहाँ पे वाइट हाउस में, अब जो है यूएनजीए के मौका पर प्राइम मिनिस्टर भी मिले उनसे। तो इस चेंज को सर कैसे देख रहे हैं? इन फ्यूचर जो है पाक अमेरिका तल्लुकात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने तो मुंह छिपाया, इसलिए कि 2 वजूहत थी। एक मार्का हक में शिकस्त, और मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी बरादरी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, और दूसरा ये क्योंकि जारहाना जंग थी, कोई उसका जवाब नहीं था। उन्होंने अलल ऐलान पाकिस्तान के ऊपर जारहियत की और मुंह की खाई। तो दूसरी वजह ये थी कि वो जो अमेरिका और भारत के दरमियान गर्मजोशी है वो तो गायब थी। अगर वो जनरल असम्बली में जाते, सदर ट्रंप से मुलाकात होती ना होती, उसके बाद अगर होती तो कुछ उसमें तनाव होता,
तो इसलिए वो उन्होंने इससे पहलू तही की। और फिर ये है कि उनको वाशिंगटन में मौका मिलता दोबारा जाने का, जैसे हमारे वज़ीर आज़म गए, तो इन तमाम अमूर के ऊपर सवालिया निशान था। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा कि इस मरतबा जाना मुनासिब नहीं है। तो ये तो उनका। अब दूसरा आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत तेज बढ़े हैं, बहुत तेज रफ्तारी से बढ़े हैं और एक आला सतह पे गए हैं। कई दरवाजे खुले हैं और उन दरवाज़ों में ख़ास तौर से मैं समझता हूँ माशी ताउन, तजारती और माशी ताल्लुकात, सरमायाकारी के बढ़ने के दरवाजे बिलखुसूस अहमियत के हामिल हैं। अब पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे के बाद ये मौक़े पैदा हुए हैं और इनका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सर, आपने मैच तो देखा होगा, क्रिकेट मैच, और नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि किस तरह वो जो है वो खेल में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने पहले फरमाया कि जैसे मरक हक में उन्हें शिकस्त हुई और इसी शिकस्त का जो है उससे मुँह छुपाने के लिए वो UNGA भी नहीं गए। तो एक नई चीज़ सामने आई है जो दुनिया ने कभी पहले नहीं देखी कि जो खेल है उसे भी सियासत की नज़र कर दिया गया। तो इसको सर दुनिया कैसे देखेगी और आइंदा जो फ्यूचर है इस चीज़ का वो उसके मतलब से बताइएगा कि किस तरफ जाएगा सर ये? देखिए, मैं कहूँगा कि एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम भी एक तरीके से जीती हुई थी, क्योंकि फाइनल में पहुंची हुई थी और बिल्कुल कांटेदार मुकाबला हुआ। ऐसे नहीं था कि पाकिस्तान की टीम जो है हिंदुस्तान की टीम से कमतर थी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तानी प्लेयर्स ने और उनकी टीम के कैप्टन ने जिस कमजोरी का मुजाहरा किया है उसकी वजह से उन्होंने अपनी जीत को हार में तब्दील कर दिया है। और दूसरे एक मर्तबा फिर ना चाहते हुए मार्काए हक की तरफ तवज्जो दिला दी है दुनिया की। उन्हें यह पता चला कि अगर वो फातेह होते मार्काए हक में तो वो फखरिया तौर पर वो ट्रॉफी ले लेते, लेकिन उन्हें पता था चूंकि कि उस वक्त वो हारे थे, तो इसलिए जो है वो उनके दिल में वो रंजिश बाकी है, वो दुख उनकी नस नस में है। तो इस वजह से उन्होंने जो है उसका तमाशा बनाया और इस तरीके से लोगों को एक मर्तबा फिर इस बहस का मौका दिया कि ये इन्होंने इसलिए किया है कि जो है ये उस मार्का हक में इनको शिकस्त हुई थी। अगर पाकिस्तान ने जाहिरियत की होती, वो ऐसी हरकत करते तो फिर समझ में आ सकती थी। तो ये तो जंग ही भारत ने मुसल्लत की थी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक कहने को वो समझ रहे होंगे, अपने आप को मुबारकबाद दे रहे होंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया, लेकिन दुनिया में एक मरतबा फिर उनकी जगह साई। बिल्कुल ठीक है सर, शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।